सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनंत क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्दा कोलोइड्स के प्रकार, ठीक है, और उनकी क्या क्या गुण होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो मर्दा कोलोइड्स के प्रकार, तो मर्दा कोलोइड्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मर्दा कोलोइड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अकार्बनिक, एक होते हैं कार्बनिक। तो फर्स्ट आएगा अकार्बनिक कोलोइड, ठीक है। सेकंड आएगा कार्बनिक कोलोइड। अब जो मर्दा कोलोइड होंगे वो अकार्बनिक हो गया कार्बनिक कोलोइड। अकार्बनिक कोलोइड क्या होंगे? जिनमें कोई कार्बन नहीं होगी, और कार्बनिक कोलोइड में क्या होगी? कार्बन उपस्थित होगी, ठीक है। जो जनरली कार्बनिक कोलोइड होते हैं ये जीवाश्म या पेड़ पौधों से बनते हैं, ठीक है। और जो अकार्बनिक कोलोइड होते हैं वो खनिज, मिनरल्स जितने भी उनसे बनते हैं। तो अकार्बनिक कोलोइड को खनिज कोलोइड भी कहते हैं, खनिज कोलोइड भी कहते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक कोलोइड में मुख्यतः मृत्तिका क्ले आती है। क्या आती है? मिट्टी की जो क्ले होती है, क्ले टाइप मिट्टी होती है, उसको किस में आती है? वो अकार्बनिक कोलोइड, क्योंकि इसमें मिनरल्स होता है, ठीक है। तो मृत्तिका क्ले, मृत्तिका क्ले इसमें आती है, ठीक है। और जो मृत्तिका क्ले उसके कणों का व्यास लेस देन 2 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 2 माइक्रोन से लेस कम उनका व्यास होता है। तो व्यास क्या होगा? व्यास, कणों का व्यास क्या होगा? 2 माइक्रोन से कम, ठीक। अब इसमें भी पार्ट है। कार्बनिक कोलोइड में आते हैं ह्यूमस। कार्बनिक कोलोइड में क्या आते हैं? ह्यूमस। और अकार्बनिक कोलोइड भी दो तरह के होते हैं। ये जो मृत्तिका क्ले ये दो तरह की होती है, ठीक है। इसमें एक आएगी सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले, और सेकंड आएंगे एल्यूमिनियम एवं आयरन के हाइड्रोक्साइड, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अकार्बनिक कोलोइड दो तरह के हो गए, तो सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सिलिकेट क्ले ये भी 3 तरह की होती है। देखो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होते जो केलियोनाइट, ये पहले पढ़ाया मैंने आपको, नाम सुना होगा आपने फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे। केलियोनाइट, सेकंड आएंगी मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, थर्ड आएगी ईलाइट, ईलाइट समूह, ईलाइट समूह, इसको हाइड्रस माइका भी कहते हैं, हाइड्रस माइका, ठीक है। ईलाइट समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रस माइका। तो मर्दा कोलोइड कितनी तरह की होगी? 2 होगी, एक तो अकार्बनिक, एक कार्बनिक। अकार्बनिक में कार्बन नहीं होती और कार्बनिक में कार्बन होती है। कार्बनिक कोलाइड में कौन सा आ जाएंगे? ह्यूमस। और अकार्बनिक कोलाइड इसको खनिज कोलोइड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मृत्तिका क्ले आती है मुख्यतः, जिनका व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सिलिकेट क्ले, एक आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट क्ले भी 3 तरह की होती है, एक तो केलियोनाइट खनिज से, एक मोंटमोरिलोनाइट, एक ईलाइट समूह से बनी हुई, ठीक है। तो अपन इसके आगे डिटेल देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका के गुण। तो इनके कौन कौन से गुण होते हैं? ये अकार्बनिक कोलोइड का एक प्रकार है, एक तो सिलिकेट होता है, एक एल्यूमिनियम या आयरन के हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो उसमें फर्स्ट सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका के अपन गुण देखते हो। तो उसमें फर्स्ट गुण आएगा रूप। तो इनके जो कण होते हैं, सिलिकेट मृत्तिका के कण कैसे होते हैं? परतों के रूप में जमा होते हैं, क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टलीय परतों की तरह एक के ऊपर ऐसे स्तर बना के जमा होते हैं। देखो ये एक परत हुई, ये एक कण हो गया, ठीक है। फिर वापस से दूसरी परत आएगी, फिर ये वापस से ऐसे ये परतों की तरह जमा रहते हैं। तो कैसे रहते हैं?
परतें, प्लेट्स की तरह बने रहते, की तरह परतें जमी होती है इनमें, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स होती है, ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है? एक तो षटभुजाकार हो सकती है, षटभुजाकार। षटभुजाकार मतलब कैसे? ये प्लेट्स में नोट आई, आपने एक देखोगा प्लेट्स गोल होती है, ठीक है, ऐसे फिर गोल होती है। तो अगर इन प्लेटों को एक के ऊपर एक जमा दे तो ये तो गोलाकार प्लेट हो जाएगी, ठीक है। अब षटभुजाकार कैसे होगी? अगर प्लेट की साइज ऐसी हो, डिजाइन ऐसी हो, शेप ऐसे 6 भुजा की, 1 2 3 4 5 6, फिर एक प्लेट ऐसी 6 भुजा की लगा दी, फिर लगा दी, फिर लगा दी, फिर लगा दी, तो ये कैसी हो सकती है? षटभुजाकार आकृति हो सकती है प्लेट्स की। या फिर ये स्तरीय हो सकती है। स्तरीय मतलब या तो वर्गाकार, गोलाकार, लेमिनेटेड, कुछ भी हो सकती है। या फिर ये हो सकती है अनियमित, अनियमित छड़नुमा, छड़नुमा। अनियमित कैसे मतलब? ये शेप तो इसकी षटभुजाकार है तो नियमित शेप है, लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती है प्लेट, फिर ऐसी कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया? अनियमित आकार। तो इस तरह से ये एक प्लेट हो, इसको यूं उठा के यूं करो और फिर एक के ऊपर एक जमाते रहो, ठीक है, तो ये इसकी तरह संरचना होती है। तो प्लेट्स, इनकी संरचना, इनके कण की संरचना कैसी होती है? प्लेट्स की तरह, और ये परतों के रूप में जमा होते हैं, जो कि प्लेट्स षटभुजाकार हो सकती है, स्तरीय, अनियमित, क्षणनुमा हो सकती है, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट गुण। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल। अब सतह क्षेत्रफल कैसा होता है? इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। अभी मान लो ये चौक का आकार इतना है, इसको अगर मैं तोड़ दूं बीच में से, ऐसे इसको मैं तोड़ देता हूं, ये तोड़ दिया मैंने, तो क्या इसका क्षेत्रफल बढ़ गया? क्या सतह क्षेत्रफल? हाँ, ये नई सतह एक्स्ट्रा और तोड़ दूंगा तो और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इनमें जो कणों का आकार होता है, कण का आकार कैसा होता है? छोटा। कण का आकार बताया था मैंने 2 माइक्रो से भी लेस होता है। कण का आकार छोटा होने से आकार कैसा होता है? छोटा। कण का आकार छोटा है तो क्षेत्रफल क्या होगा? सतह का ज्यादा, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी इस पे, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। अब मैंने बताया था कल आपको कि कोलाइड्स कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, ठीक है, और ये अपनी सतह पर धन आवेशों को अधिशोषित करते हैं। तो इनकी क्या होगा? जो अंदर की सतह है उन पे तो कुछ ऋणावेश ही रहेगा, लेकिन जो बाहर की सतह है उन पे क्या है? ऋणावेश बाहर है, तो उसके कारण जैसे मान लो यार ऋणावेश है तो यहाँ धनावेशित आयन आके सरफेस पे चिपक जाएंगे, लेकिन अंदर की ओर तो ऋणावेशित रहेगा। तो बाहरी सतह धनावेशित हो जाती है और अंदर की बाहरी सतह धनावेशित होती है। क्यों? क्योंकि इन पे धनावेश चिपक जाता है ऋणावेश के कारण। सतह पर ही चिपक सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर की सतह कैसी होगी? ऋणावेशित। अंदर की सतह, क्योंकि वहां तो धनावेश जा ही नहीं सकते, अंदर सतह ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित। ये आ गया होगा समझ में आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, अधिशोषित आयन, अधिशोषित आयन। इसको इंग्लिश में एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे शेप, इसको बोलेंगे विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन आयन। अब देखो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है? अधिशोषण, अवशोषण तो क्या होता है? पूरी तरह से सोख लेना, ठीक है। जैसे आपने स्पंज के ऊपर पानी डालोगे तो वो अंदर तक सोख लेगी, लेकिन अधिशोषण क्या होता है? जो सतह सतह पर सोखे, मतलब बस यहाँ पे सतह सतह पर सोखे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अधिशोषण। तो ये क्या करती है? अब अंदर की ओर तो आयन घुस नहीं सकते, लेकिन सतह सतह पर क्या करती है? धनावेश, सतह पर धनावेश अवशोषित करती है। सतह पर धनावेश अधिशोषित, क्या होंगे? सतह पर धनावेश अधिशोषित। अब ये जो धनावेश होते हैं, अब सतह पर धनावेश लग गए, लेकिन ये स्थिर है क्या? नहीं, ये तो अस्थिर है। जो धनावेश होते हैं ये क्या होते हैं? धनावेश सतह पर, धनावेश क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं ये? अस्थिर।
अब धनावेश अस्थिर होंगे तो इसको क्या दूसरे धनावेश चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, मान लो यहाँ कोई दूसरे पोटेशियम धनावेश लगा है, उसकी जगह दूसरा धनावेश आ जाएगा, उसकी जगह दूसरा, क्योंकि ये तो अस्थिर है। तो इसको क्या बोलते हैं? धनावेश को स्थानांतरण को धनायन विनिमय। क्या बोलते हैं? धनायन विनिमय। ये हो गए सिलिकेट मृतिका के गुण। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा रूप, कण। इसके कण कैसे होते हैं? प्लेट्स की तरह होते हैं, ठीक है। इसकी प्लेट्स कैसी होती है? प्लेट्स की आकृति जो होगी वो षटभुजाकार, स्तरीय, अनियमित, क्षणनुमा होगी। सेकंड आएगा सतह क्षेत्रफल। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, कणों का आकार बहुत छोटा होगा तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। विद्युत आवेश, ये जो भी कोलॉइड्स रहते हैं वो क्या होते हैं? ऋणावेशित। ऋणावेशित रहने के कारण वो किसको आकर्षित करेंगे? धनावेश को। तो सतह पर तो धनावेश लग जाएगा और अंदर की ओर तो वो ऋणावेशित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अधिशोषित आयन। ऋणावेशित होते तो किसको अधिशोषित करेंगे? सतह पर धनावेशित को। अब ये जो धनावेश अधिशोषित हुए ये क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। अब अस्थिर होंगे तो इन धनावेश को हटा के कोई दूसरा धनावेश आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? धनायन विनिमय। ये आपको आ गया होगा समझ में। देखेंगे सिलिकेट मृतिका का खनिज एवं रासायनिक संगठन। मिनरल सिलिकेट के लेकर क्या देखेंगे अपन? मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन। तो मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिलिकेट किले वो अपन देखते हैं। तो सिलिकेट किले मैंने बताई आपको 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती केलियोनाइट, ठीक है। सेकंड होती है मोंटमोरिलोनाइट, थर्ड होती है इलाइट समूह। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें केओलिनाइट। फर्स्ट आएगी इसमें केओलिनाइट समूह। केओलिनाइट समूह, केओलिनाइट ग्रुप या समूह, ठीक है। तो क्या हो गया? केओलिनाइट समूह इसमें फर्स्ट आएगी। तो अब देखते हैं केओलिनाइट क्या होता है। इसमें जो खनिज होता है इसको केओलिनाइट समूह क्यों कहते हैं? इसमें क्योंकि खनिज कौन सा होता है? केओलिनाइट होता है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा खनिज केओलिनाइट। कैसा आ जाएगा इसमें खनिज? केओलिनाइट। खनिज का नाम क्या होगा? केओलिनाइट, ठीक है। सेकंड बात करें इसकी, इसमें जो एल्यूमिना तथा सिलिका से इसके कण भी कैसे होते हैं? इसके कण होते हैं, इसके कण भी प्लेट्स की तरह क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। इसके कण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं। कण कैसे होते हैं? कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं, इकाइयों से बने होते हैं। कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं। अब ये क्रिस्टलीय इकाई जो रहती है इसमें क्या रहता है? एल्यूमिना तथा सिलिका की परत का, एल्यूमिना को बोलते हैं Al2O3 तथा सिलिका की परतें जमी रहती है। इसमें किसकी परतें जमी रहती है? एल्यूमिना तथा सिलिका की परतें जमी रहती है। और जो इन परतों का रेशियो होता है वो 1:1। तो इस तरह के समूह को क्या बोलते हैं? 1:1। केओलिनाइट को क्या बोलेंगे? 1:1, क्योंकि इसमें एल्यूमिना कितना है? 1, और सिलिका भी कितना होगा? इसमें 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक परत एल्यूमिना की होगी, फिर एक परत सिलिका की होगी, फिर एक परत एल्यूमिना की, फिर एक परत सिलिका की। वो स्ट्रक्चर भी मैं बनाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये मान लो एल्यूमिना की परत है, एल्यूमिना, और यहाँ परत आएगी दूसरी सिलिका की, ये सिलिका की, ठीक है। ये कण कैसे होंगे? प्लेट्स के रूप में क्रिस्टलीय होंगे। तो एक परत एल्यूमिना की और एक क्रिस्टलीय इकाइयों से बना होता है केओलिनाइट समूह। एक किसकी आएगी? सिलिका की। और इनके बीच में जो ये जुड़ी रहती है एल्यूमिना तथा सिलिका की परतें ऑक्सीजन द्वारा तथा हाइड्रोक्सिल बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो बंध कौन सा होगा इसमें? परतें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, हाइड्रोक्सिल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, द्वारा मजबूती से जुड़ी रहेगी। अब जो दूसरे समूह पढ़ेंगे उसमें केवल ऑक्सीजन बंध होगा, लेकिन यहाँ किस किस से जुड़ी रहेगी परतें? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल, तो दो बंध आ जाएंगे, ठीक है। तो परतें क्या होगी? मजबूताई से जुड़ेगी, द्वारा मजबूती से जुड़ी होती है, मजबूती से जुड़ी होती है। अब ये समझ में आ जाएगा, पूरा समूह करूंगा तो जुड़ी होती है।
ठीक है। तो परतों के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन देखो ये लग रही, ये ऑक्सीजन मैंने बना दी, इसको बोल देता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। और वापस से ऐसे ही परतें चलती रहती इनमें। अब देखो जो यहाँ पे बंद आएगा, वापस से एल्यूमिना तथा सिलिका की परतें रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल बंद है, ठीक है, बीच में। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बंद होने के कारण यहाँ क्या होगी, जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में वो क्या होगी, अप्रसारित। तो इस दूरी को क्या बोलेंगे, अप्रसारित। अप्रसारित मतलब क्या, अप्रसारित मतलब कि ज्यादा प्रसार नहीं हो सकती क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत होता है। अप्रसारित दूरी बहुत कम होता है, ठीक है। अप्रसारित दूरी, ये प्रसारित नहीं है, गैप बहुत कम है, तो इस दूरी को क्या बोला अपन ने हिंदी में, अप्रसारित दूरी। एक बात और समझो, अब यहाँ पे जो कण होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, जो धनायनों का अधिशोषण केवल सतह पर होता है, बाहर की सतह पर ही होता है, ठीक है, अंदर की सतह पर अधिशोषण नहीं होता है। तो अधिशोषण, धनायन का अधिशोषण केवल बाहरी सतह पर होता है, केवल बाहरी सतह पर। अब ये तो कैसी पूरी ऋणावेशित, तो धनायन का अधिशोषण केवल कहाँ होगा, बाहरी सतह पर, यहाँ। तो धनायनों का अधिशोषण कहाँ हुआ, सतह पर। अंदर की ओर हुआ क्या, नहीं हुआ, धनायनों का अधिशोषण अंदर की ओर नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, धनायनों का अधिशोषण बाहरी सतह पर हुआ, अप्रसारित दूरी इसकी कम है, तो क्या ये ज्यादा प्लास्टिक होगी, क्या ज्यादा सोख सकती है क्या पानी को, कम सोख सकती है। संकुचन होगा क्या इसमें, ज्यादा सोखना और संकुचन ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। सुगठ्यता यानी प्लास्टिसिटी भी इसकी कम होगी क्योंकि ये दूरी तो अप्रसारित है, और धनायन भी क्या होता है, सतह पर जाते हैं, अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो सबसे कम इसकी सुगठ्यता, सुगठ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसके बाद ससंजन, कोहेजन, एक ही समूह में लगने वाला बल, कल बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ससंजन। उसके बाद आएगा फैलाव तथा संकुचन। फैलाव तथा संकुचन क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप नोट्स बनाते चलना शॉर्ट साथ में, ठीक है। तो फैलाव तथा संकुचन बहुत कम होता है। क्यों हुआ फैलाव संकुचन, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत कम है। तो क्या पानी अंदर घुस सकता है, नहीं घुस सकता, तो फैलाव भी नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा तो संकुचन भी नहीं होगा। प्लास्टिसिटी, खींच के वापस अपनी जगह नहीं, ज्यादा खींच ही नहीं सकते इसको, ठीक है। और ससंजन, समान अणुओं में लगने वाला बल भी कम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है कल पढ़ाई थी मैंने, ये बहुत कम होती। उसके बाद इनकी देखते हैं पोरोसिटी और पारगम्यता। पोरोसिटी यानी सारंध्रता। आपने मिट्टी में देखे होंगे, क्ले में छोटे छोटे पोरस रहते हैं, हल्के हल्के होल रहते हैं बिल्कुल अंदर अंदर, ठीक है। तो जो होल रहते हैं जैसे किले के अंदर, कोई मिट्टी का डल्ला उठा के देखना, उसमें कभी हल्के हल्के छेद नजर आएंगे, ठीक है, जिसमें हवा बहुत सारी चीजें भरी रहती है, हवा भरी रहती है मेनली, तो हवा पानी। तो सारंध्रता इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके अंदर ये गुण कम है उसके अंदर सारंध्रता यानी पोरोसिटी, इंग्लिश में बोलेंगे पोरोसिटी। और पारगम्यता, पारगम्यता इंग्लिश में पारगम्यता को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो सारंध्रता और परमिएबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, सारंध्रता और पारगम्यता ज्यादा होती है, ठीक है। ये आ गया होगा समझ में। और एक और चीज, इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र आएगा, सूत्र, इसका जो संरचना सूत्र होता है Al4, ठीक है, Al4Si4 O10 OH8, ये इसका आपको ध्यान रखना है।
रासायनिक संरचना सूत्र क्या होता है इसका, Al4Si4O10OH8, ठीक है, OH8। अब देखो इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सिलिकेट मृतिका का उसमें फर्स्ट आएगी अपन ने केओलिनाइट। तो केओलिनाइट में अपन ने क्या देखा, इसमें खनिज कौन सा होगा, इसके नाम से होगा केओलिनाइट खनिज पाया जाता होगा, तभी तो इसका नाम केओलिनाइट मृतिका रखा है। उसके बाद इसमें कण कैसे रहते हैं, क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में जमे होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय इकाई होती है उसमें क्या क्या होता है, एक तो एल्यूमिना होता है तथा सिलिका होता है। और जो एल्यूमिना तथा सिलिका की प्लेट का देखो 1:1:1:1 ये रेशियो क्या चलता रहता है इसमें, 1:1, तो वो रेशियो, इसलिए इनको 1:1 समूह भी कहते हैं, ठीक है। इसकी परतों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और मजबूताई से जुड़ी रहेगी। मजबूताई से जुड़ी रहेगी तो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के कारण ये दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, अप्रसारित, जो कि प्रसार नहीं हो सकती। अब प्रसार नहीं हो सकती तो इसकी प्लास्टिसिटी भी कम होगी, इसका फैलाव तथा संकुचन संसंजन भी बहुत कम होगा। और ऐसी मिट्टी की जो सारंध्रता एवं पारगम्यता होती है वो क्या होती है, ज्यादा। और जो संरचना सूत्र होता है इसका वो है Al4Si4O10OH8, ठीक। सेकंड सिलिकेट मृतिका का खनिज और रासायनिक संगठन देखेंगे, वो है मोंटमोरिलोनाइट समूह, ठीक है, इंग्लिश में मोंटमोरिलोनाइट ग्रुप। तो इसमें प्रमुख खनिज क्या होगा, प्रमुख खनिज, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोंटमोरिलोनाइट समूह, तो प्रमुख खनिज भी क्या होगा, ये मोंटमोरिलोनाइट। जितनी भी सिलिकेट के लिए होती है वो खनिजों से या मिनरल से ही बनती है। तो प्रमुख खनिज क्या हो गया इसमें, मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट। इसमें भी जो कण होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, क्रिस्टल इकाइयों के रूप में जुड़े होते हैं। और इसमें जो सिलिका तथा एल्यूमिनियम का अनुपात होता है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम की जो परतों का अनुपात तथा एल्यूमिनियम की परतें जमी रहती है इसमें, तो इसमें 2 तो सिलिका रहती है तथा 1 एल्यूमिनियम की परत रहती है, 1 एल्यूमिनियम परत, ठीक है। और जो 2 सिलिका के बीच में 1 एल्यूमिनियम परत, इसको लिख देता हूँ, 2 सिलिका के बीच 1 एल्यूमिनियम की परत इसमें लगी होती है, ठीक है, बीच एक ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, 1 एल्यूमिनियम की परत, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी एल्यूमिना बोलेंगे इसको, Al2O3 को एल्यूमिना बोलेंगे। बीच 1 एल्यूमिना की परत, एल्यूमिना, मैं बार बार एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, गलती से बोला है मारा है, लेकिन एल्यूमिना आएगा Al2O3। तो 2 सिलिका के बीच 1 एल्यूमिना परत होती है। तो सिलिका और जो एल्यूमिना परतों का रेशियो क्या होगा इसमें, 2:1। तो इस प्रकार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, 2:1 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और जो परतें होती है केओलिनाइट में, तो क्या देखा अपन ने, एक तो ऑक्सीजन बंद होता है और एक हाइड्रोक्सिल, बीच में हाइड्रोक्सिल बंद होता है। लेकिन इनके बीच में ऑक्सीजन बंद होता है, ठीक है, ओनली, और जो कि परतों के बीच में कमजोर होता है। तो बंद देखेंगे अपन, इसमें बंद कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती है। बंद नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जुड़ी किसके रहती है, परतें ऑक्सीजन के द्वारा, जो इन परतों की इकाइयों के बीच में भी एक कमजोर बंद होता है, ठीक है। तो बंद क्या होता है इसमें, कमजोर। अब कमजोर होगा बंद, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इसको एक तरह से, इसका स्ट्रक्चर देखते फिर समझ में आएगा। तो 2 तो सिलिका की आएगी, ये तो 1 एल्यूमिना की बना दी मैंने, Al2O3। फिर यहाँ पे 1 सिलिका की आ जाएगी इसके ऊपर, और 1 सिलिका की यहाँ आ गई, SiO2। तो ये क्या बन गया, एक इकाई 2:1, ठीक है। ऐसे दूसरी आएगी इकाई। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल बंद तो नहीं है, तो ये जो दूरी रहती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है केओलिनाइट की तुलना में, ठीक है। यहाँ वापस से SiO2, Al2O3 या SiO2, ठीक है। अब देखो ये जो दूरी है ये क्या हो सकती है, प्रसारित, ज्यादा दूरी है तो धनायन अधिशोषित कर सकती है ज्यादा, ठीक है, और पानी भी इसमें ज्यादा घुस सकता है, ठीक है। तो इसकी फैलने तथा संकुचन करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। और इस दूरी को क्या बोलेंगे अपन, प्रसारित दूरी, प्रसारित दूरी। अब देखो यहाँ पे प्रसारित दूरी ज्यादा है, तो यहाँ प्लेटों के बीच में क्या आ सकते हैं, यहाँ पे धनायन आ सकते हैं। सरफेस पे तो आएंगे सही, सरफेस पे तो धनायन आएंगे ही सही, बाहरी जो सरफेस है, बाहरी सतह पर तो धनायन आएंगे सही।
ये धनायन है, ठीक है, ये सब क्या है, धनायन, धनायन। अब यहाँ बाहरी सरफेस पे तो धनायन आ ही रहे, साथ ही साथ अंदर की जो अंदर की सरफेस है इस पे भी धनायन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रसारित दूरी है, मतलब दूरी क्या है यहाँ बीच में ज्यादा है, तो धनायन आ सकते हैं। तो ऐसी सबसे ज्यादा धनायन क्षमता, धनायन अधिशोषण क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी अधिक हो जाएगी। केओलिनाइट के तो अंदर धनायन नहीं आ सकते, तो उसकी धनायन अधिशोषण क्षमता क्या थी, कम थी, लेकिन यहाँ धनायन अधिशोषण क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा। शोषण क्षमता तीनों ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है इसकी क्षमता, अधिकतम, अधिकतम होगी, ठीक है। धनायन अधिशोषण क्षमता अधिकतम हो सकती है, दूरी ज्यादा है प्रसारित, तो फैलने तथा पानी सोखकर ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, सोखकर फूल जाती है, तथा क्या होगा, सिकुड़ने पर दरार आ जाती है इसमें, तथा संकुचन करने पर दरार पड़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी इसमें, दरार। पानी सोख कर तो क्या होगी, एक्सपांड हो जाएगी, संकुचन करने पर क्या हो जाएगी, इनमें दरारें पड़ जाती है, ठीक है, दरार पड़ जाती है। ये हो गया। इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं, संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र होगा Al4 Si8 O20 OH4, ठीक है, O20 OH4, Al4 Si8 O20 OH4 इसका संरचना सूत्र हो सकता है। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं या फिर क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इसका संरचना सूत्र क्या है, तो आंसर में ये भी हो सकता है। देखो 4 से 8 बार, 4 से 5 बार, 4 से 1 बार, तो इसको ऐसे भी ले सकता हो। 2 बार 2 के रेशियो में करेंगे अपन, तो 2 बार ए साइड, 2 से कितनी बार, 4 बार भाग जाएगा, 2 से कितनी बार, 10 बार, और 2 से क्या हो सकता है, ये 2 बार। तो ये भी लिख सकता है, लेकिन जनरली अपन को कौन सा याद रखना है, ये। अगर इसका भी सिंपल रेशियो दे सकता है और इससे आगे भी अपन को सिंपल रेशियो दे सकता है, तो वो भी सही होगा, ठीक है। ये आ गया होगा समझ में आपको। तो क्या क्या होगा मोंटमोरिलोनाइट में। तथा अभी देखो अपन ने केओलिनाइट देखी थी, एक चीज और केओलिनाइट देखी थी, उसमें क्या देखा था, उनकी पारगम्यता और सारंद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे पारगम्यता तथा सारंद्रता क्या होगी, कम, तथा सारंद्रता कम होगी, कम होगी। और प्लास्टिसिटी, सुगठ्यता, ससंजता, ठीक है, फैलाव तथा संकुचन क्या होगा, इनमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। तो देख लेते एक बार रिपीट करके। मोंटमोरिलोनाइट समूह में प्रमुख खनिज क्या होगा, मोंटमोरिलोनाइट। 2 सिलिका की परतों के बीच में एक एल्यूमिनियम की होगी, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। बंद क्या हो गया, इनमें बीच में ऑक्सीजन आती है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन आएगी, और यहाँ ऑक्सीजन आएगी परतों के बीच में, और ये जो बंद रहेगा यहाँ बीच में कमजोर रहेगा, जिससे कारण ये दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रसारित दूरी, ठीक है। अब दूरी ज्यादा है तो यहाँ धनायन आ सकते हैं, ठीक है। धनायन ज्यादा अधिशोषित करेगी, तो धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होगी इसकी, अधिक। पानी सोख कर ये क्या हो जाती है, फूल जाती है, तथा संकुचन करने पर दरार पड़ जाती है। पानी क्यों सोखती है ज्यादा, क्योंकि प्रसारित दूरी ज्यादा है, ठीक है। संरचना सूत्र इसका होता है Al4 Si8 O20 OH4, ठीक है। और पारगम्यता तथा सारंद्रता इसकी कम होती है। क्लियर। थर्ड सिलिकेट मृत्तिका या खनिज का ग्रुप है इलाइट समूह या हाइड्रस माइका, ठीक है। तो थर्ड आएगा इलाइट समूह या हाइड्रस माइका। तो इसमें प्रमुख खनिज क्या हो जाएगा, इसके नाम से पता चल रहा है प्रमुख खनिज क्या होगा इसमें, इलाइट। प्रमुख खनिज होगा इसमें इलाइट। और इसमें जो एल्यूमिना तथा सिलिका की परतों का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, इसमें भी 2:1। जैसा मोंटमोरिलोनाइट में देखा था वैसा इसमें 2:1 होता है, ठीक है। तो 2:1 होता है। और इसमें क्या होता है, जो परतें बनी, परतों से एक इकाई, 3 परतों से एक इकाई बनी, जिसमें 2 तो सिलिका की परत और बीच में एक एल्यूमिना, वो एक इकाई बनी, नीचे एक और इकाई बनी, तो इन दोनों इकाइयों के बीच में एक पोटेशियम आ जाता है। तो इकाइयों के बीच में पोटेशियम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम
अब पोटेशियम बीच में होने के कारण, पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम बीच में होने के कारण इसकी जो दूरी रहती है, जैसे मोंटमोरिलोनाइट में इकाइयों में सबसे ज्यादा दूरी रहती है, केओलिनाइट में बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्सिल बंद होता है, मोंटमोरिलोनाइट में वीक बॉन्ड होता है तो दूरी ज्यादा रहती है इकाइयों के बीच में। तो वैसे इसमें भी दूरी तो ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम बीच में आ जाता है तो इसकी दूरी थोड़ी सी कम हो जाती है, किससे, मोंटमोरिलोनाइट से, लेकिन केओलिनाइट से वो दूरी ज्यादा रहती है। तो इकाइयों के बीच दूरी दूरी किससे ज्यादा हो जाएगी, केओलिनाइट से तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि केओलिनाइट में तो क्या लिखा था ना अपन ने, अप्रसारित दूरी, मोंटमोरिलोनाइट में क्या लिखा था अपन ने, प्रसारित दूरी, और इसमें क्या आएगा, कम प्रसारित दूरी। तो केओलिनाइट से तो ज्यादा किसकी होगी, इलाइट की, और इलाइट की किससे कम होगी, मोंटमोरिलोनाइट से। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आ जाता है, मोंटमोरिलोनाइट इकाइयों के बीच में क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इसकी क्रिस्टल परतें होंगी, जैसे मान लो ये सिलिका होगी, सिलिका परत, फिर दूसरी परत आएगी वही एल्यूमिना, तीसरी परत आएगी वही सिलिका, सेम मोंटमोरिलोनाइट की तरह सिलिका। बस यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, परतों के बीच में पोटेशियम आ जाता है, क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो ये जो दूरी रहती है मोंटमोरिलोनाइट में ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ी कम हो जाती है, तो इस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, कम प्रसारित दूरी, ठीक है। वही वापस से यहाँ सिलिका, एल्यूमिना, वापस से सिलिका, ठीक है। और इस दूरी को क्या बोलेंगे अपन, कम प्रसारित दूरी। केओलिनाइट में तो कौन सी दूरी बोला था, अप्रसारित दूरी। मोंटमोरिलोनाइट में कौन सा बोला था, प्रसारित दूरी। इसमें क्या बोलेंगे, कम प्रसारित दूरी, कम प्रसारित दूरी, कम प्रसारित दूरी, ठीक। अब देखो ये सिलिका, ये एल्यूमिना, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, धनायन, वही सतह पर धनायन, 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 ठीक है। ये धनायन हो गए, आगे समझ में ये। अब इसमें क्या होगा, देखो इसकी जो धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होगी, अधिशोषण क्षमता, अब इनकी जो धनायन अधिशोषण क्षमता होगी वही केओलिनाइट से तो ज्यादा होगी, क्योंकि दूरी केओलिनाइट से इसमें ज्यादा है, और मोंटमोरिलोनाइट से कम होगी क्योंकि मोंटमोरिलोनाइट से दूरी कम है। तो केओलिनाइट की सबसे कम धनायन अधिशोषण क्षमता होगी, फिर उसके बाद होगी इलाइट की, उसके बाद मोंटमोरिलोनाइट की, ठीक है। तो ये आगे इसमें, और अगर इसकी सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी, सहसंजता, कोहेसिवनेस, फैलाव तथा संकुचन वाली प्रॉपर्टियां देखें, फैलाव तथा संकुचन। तो सबसे ज्यादा फैलाव तथा संकुचन किस में होगा, मोंटमोरिलोनाइट में, सबसे कम किस में होगा, केओ में, और इलाइट का क्या होगा, बीच में, क्योंकि इससे ज्यादा दूरी है और इससे कम है। तो केओलिनाइट में वापस से वही ज्यादा, कम, इलाइट में बीच में, और मोंटमोरिलोनाइट में सबसे ज्यादा धनायन अधिशोषण क्षमता होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं, संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र अभी मोंटमोरिलोनाइट का अपन ने क्या देखा था, Al4Si8 O20OH4, O20OH4, यही देखा था अपन ने, ठीक है, Al4Si8 O20OH4। पर यहाँ पे क्या आ गया, बीच में सतह में जो इकाई है, ये इकाई एक ही इकाई, इन दोनों इकाइयों के बीच में क्या गया, ये पढ़ते तो है, ठीक है, ये इकाइयों के बीच में क्या गया, पोटेशियम। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, पोटेशियम, ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीनों सिलिकेट मृत्तिकाओं के समूह है, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, जो कि अपन ने पढ़े, तो इनका तीनों का कंपैरिजन एक साइड देख लेते हैं ताकि अपन को सब चीजें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट आएगा संरचना सूत्र, तो केओलिनाइट का संरचना सूत्र होता है Al4Si4O10OH8।
मोंटमोरिलोनाइट का क्या होता है Al4Si8O20OH4। ईलाइट का क्या होगा, सेम इसी की तरह होगा और पोटेशियम लग जाएगा, पोटेशियम Al4Si8O20OH4। अब इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, पहले बस आपको ये वाला याद रखना है। तो Al4 तो सब में आ रहा है, देखो ये Al4 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है Si4O10, Si4O10। यहाँ पे जो रेशियो रहता है सिलिका एल्यूमिनियम का वो क्या रहता है 1:1। यहाँ क्या रहता है 2:1। यहाँ क्या रहता है 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिलिका कितनी है 1, तो Si4O10। अगर यहाँ पे कितनी है 2, तो क्या करूंगा इसका डबल कर दूंगा, तो 4 का दुगना 8, 10 का दुगना 20, तो Si8O20 Si8O20 ये दोनों में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH4 ग्रुप, यहाँ पे तो क्या रहेंगे OH8, लेकिन इस वाले में क्या रह जाएंगे OH आधे रह जाएंगे, या तो 8 रह जाएंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। सिलिका एल्यूमिनियम का आएगी आपको 1:1, 2:1, 2:1। बंध जो होता है इसमें 2 परतें ऑक्सीजन से और इकाइयाँ किससे जुड़ी होती है, तथा हाइड्रोक्सिल बंध, हाइड्रोक्सिल OH, ठीक है। और यहाँ पे जो बंध रहेगा वो ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है परतें, ठीक है। और आंतरिक एवं बाह्य पृष्ठ, तो सबसे ज्यादा आंतरिक एवं बाह्य पृष्ठ यानी सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किस में आएगा, सबसे कम तो किस में आएगा केओलिनाइट में, क्योंकि यहाँ प्रसारी दूरी बहुत कम होती है, जो दूरी होती है बहुत कम होती है। सबसे कम किस में आएगा मिनिमम। यहाँ पे दूरी सबसे ज्यादा रहती है, तो यहाँ क्या आएगा मैक्सिमम आंतरिक एवं बाह्य पृष्ठ। यहाँ पे क्या होता है इन दोनों के बीच की रहती है पोटेशियम आने की वजह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा मीडियम, मीडियम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद धनायन अधिशोषण क्षमता, तो धनायन अधिशोषण क्षमता इसकी तो क्या होगी, या दूरी कम होती है तो सबसे कम होगी। यहाँ सबसे ज्यादा दूरी होती है मोंटमोरिलोनाइट पढ़ा अपन ने, तो यहाँ क्या होगी मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ मीडियम तो आना ही है क्योंकि इसमें बीच में पोटेशियम आता है, ठीक है। उसके बाद सुगठ्यता संरचना सूत्र फैलाव तथा संकुचन, सुगठ्यता ससंजन फैलाव तथा संकुचन। तो फैलाव तथा संकुचन सबसे कम किसमें होगा केवलिनाइट में, क्योंकि यहाँ दूरी कम होती है, और यहाँ सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पोटेशियम आ जाएगा, थोड़ी दूरी इससे कम हो जाती तो मीडियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रसारी दूरी, तो सबसे ज्यादा प्रसारी दूरी किसमें आएगी, इसमें तो सबसे कम आएगी, ठीक है। और इसमें बंद रहता है तो यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पोटेशियम होता है तो इससे तो कम हो जाती है, इसकी इससे ज्यादा होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मीडियम, ठीक। उसके बाद सारंध्रता एवं पारगम्यता, तो सबसे ज्यादा सारंध्रता अपन ने देखा है किसमें होती है, केओलिनाइट में होती है, ये ध्यान रखना आपको। सारंध्रता तथा पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, केओलिनाइट की। उसके बाद यहाँ मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम। तो ठीक है, ये सारे अपन ने केओलिनाइट और सारे जितने भी ग्रुप है अपन ने सिलिकेट के लेके वो पढ़ लिए। आप इनको एक बार रिवाइज करना, इनके नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते जाओ इनको, और समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। समझोगे तो सिंपल हो जाएगा, रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि और लोग भी पढ़ सके और स्टूडेंट्स भी अपन से पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू।